स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स और एमएससी मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक रिलेटेड टॉपिक्स पर मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फिर एक सेकंड टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में ही, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस। मैंने बड़े बड़े को देखा है, पूरा बीएससी कर डालते हैं, एमएससी कर डालते हैं, और अगर उनसे पूछिए कन्वर्जेंसी की मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंसी की मीनिंग क्या है, या क्या समझते हैं वो मैथमेटिक्स में, वो कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल क्या कैसे पढ़ा, वो केवल मतलब कॉपीराइट की तरह जो उनके टीचर्स मतलब लिखवा दिए, कभी उनसे पूछे नहीं, कभी उनसे, मैं टीचर को कमी नहीं निकालता हूँ, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट पूछते नहीं, जो स्टूडेंट टीचर से आस्क नहीं करते, उन्हीं में ही कमी होती है। तो जैसा कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस, मैं एक और इसमें डिस्कस करूंगा क्या क्या, एक कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, और तीसरा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको समझना है, कैसे चेक करना है कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, उसके लिए क्या तरीका है, हम आपको बहुत ज़्यादा हम बेसिक में नहीं जाने वाले हैं, आपको बहुत समझाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको मतलब डिफिनीशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको किताब में सारा मिल जाएगा। आप जब यहाँ से पढ़ लेंगे ना, तो आप किताब के एक एक वर्ड को समझ जाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है। तो कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस क्या है, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये वही सीक्वेंस है 1/n है, ठीक है। अगर उस सीक्वेंस में कन्वर्जेंसी का मतलब होता है जो जिसका लिमिट फाइनाइट दे दे, जैसे कि मैं एक सीक्वेंस लूं, an सीक्वेंस है सपोज करिए, और उस सीक्वेंस में अगर मैंने फाइनाइट लिमिट ले लिया, लिमिट क्या ले लिया, n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैं लिमिट लूं उस सीक्वेंस के nth टर्म का, उस सीक्वेंस के nth टर्म का n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दूं, तो वो अगर हमें कोई फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी दे दे, फाइनाइट और यूनिक आब्लिक है, मतलब कोई चीज दो लिमिट ना आए, +1 आ जाए, -1 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, उस तरह कुछ नहीं, मतलब लिमिट के nth टर्म पर अगर मैंने n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दिया और अगर वो मुझे फाइनाइट या यूनिक मिल गया, तो वो कैसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे an इक्वल टू मैं ले लूं 1/n सीक्वेंस, ये सीक्वेंस मैंने ले लिया। तो इस सीक्वेंस को आप ध्यान से समझिए, इस सीक्वेंस में अगर 1/n में लूं और उसका लिमिट ले लूं n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया 1/इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 क्या है, फाइनाइट है, यूनिक है, और 0 फाइनाइट यूनिक है, तो ये सीक्वेंस 1/n क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब कन्वर्जेंसी का मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस का लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंसी मैंने लिखा, लेकिन उसको सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट को इसी के अपोजिट आप समझ सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर an हमें क्या दे दे, प्लस इनफाइनाइट दे दे या माइनस इनफाइनाइट दे दे। मतलब मैंने फाइनाइट बोला था, यूनिक बोला था, अब अगर n टेंस टू इनफाइनाइट पे an आपको क्या दे दे, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, कोई भी दे देगा आपको, इस तरह की लिमिट दे दे, तो आप समझ जाइए कि वो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट। मतलब कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जब उस सीक्वेंस पर n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे और लिमिट लेंगे, तो वो अगर इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट देता है, तो वो सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल में लेना चाहें, तो हम an सीक्वेंस ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, या नेचुरल नंबर ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के सीक्वेंस में अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर n सीक्वेंस पे, तो n इनफाइनाइट रखेंगे तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, अगर -n रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अभी मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस आप ऐसे समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस ऑसिलेट करे, मतलब ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो क्या होगा। एग्जांपल में जैसे आपको मैं समझाना चाहूं, तो -1 की पावर n है, -1 की पावर n में अगर ध्यान से देखें, इस सीक्वेंस को ओपन करेंगे, n क्या होता है, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट,
तो 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 1, फिर 3 रखेंगे -1 +1 एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखिए -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं ऑसिलेट करते रहते हैं, मतलब -1 +1 -1 +1 -1 +1, कोई भी कंफर्म नहीं है को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ अंत होगा, -1 पे होगा, +1 पे होगा। तो इस तरह के सीक्वेंस हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड तो है -1 से +1 के बीच में, क्योंकि और कोई वैल्यू तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। तो जब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है तो इस तरह के सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब जो ऑसिलेट करे। देखिए यहाँ पे या तो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, +1 आ जाए या -1 आ जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू आ रही है, इसलिए हम नहीं कह सकते ये सीक्वेंस कौन सा है, कन्वर्जेंसी है कि नहीं है, नहीं है, क्लियर है। डाइवर्जेंसी है, नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट चाहिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर। तो इस तरह हमें ये समझ में आया कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो ऑसिलेट करे, जिसकी वैल्यू ऑसिलेट करे, मतलब डिफरेंट वैल्यू गेन हमें मिले, तो वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब मीनिंग की बात करने वाले थे, हम कैसे बताएंगे कोई सीक्वेंस देखते ही को सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, सो ऑन। जैसे कोई सीक्वेंस आपको दे दे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अगर आपसे कह दे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंसी है, डाइवर्जेंसी है, क्या है, तो आप तो यन टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे। अभी यन टर्म तो आपको निकालने में पेन कॉपी चाहिए, समय चाहिए। मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कैसे कह दूंगा भाई, जो सीक्वेंस बढ़ता चला जाए, जो सीक्वेंस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाए और अंत नहीं मालूम है कहाँ है, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और उसकी जब वैल्यू आप जो कह दें, उसकी वैल्यू जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो वो उसका यह टर्म ही क्या होगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने को वो भी इनफाइनाइट ही जाएगा। मतलब लोअर बाउंड तो मालूम है, मतलब बाउंडेड बिलो तो मालूम है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं मालूम है, तो ऐसा सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ध्यान से सुन लीजिए बात कि जो सीक्वेंस बढ़ता चला जाए तो उसका यूनिट टर्म भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। तो इस तरह हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सीक्वेंस n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या दे, इनफाइनाइट दे, तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब उस सीक्वेंस में हमें बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों मिल जाए। कैसे समझेंगे आप, कन्वर्जेंट में आप ध्यान समझिए, जैसे 1/n था, इसको खोले 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। लास्ट में मैंने बताया था 0 मिलेगा आपको। अगर इस सीक्वेंस को देखें 1, 1/2, 1/3, लास्ट में 0, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है। अगर कोई सीक्वेंस आपको बाउंडेड दे दे तो जरूरी नहीं है वो हमेशा कन्वर्जेंट हो, लेकिन ज्यादातर केस में वो क्या होता है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव रख रहा है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ज्यादातर केस में वो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन आपको इसी तरह चेक करना होगा, जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे और लिमिट क्या दे दे आपको, कोई फाइनाइट या यूनिक क्वांटिटी दे देगा, तो आप समझ जाइएगा वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट के एक तरह से आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें डिक्रीज कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं डिक्रीज, लेकिन जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो कि हमेशा डिक्रीज करे। बस आपको ऐसे सेंस लेना है कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा, वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। या इन दोनों में कोई नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी का मतलब जो ऑसिलेट करे वैल्यू ना कन्वर्जेंट हो, ना ही फाइनाइट वैल्यू दे, ना डाइवर्जेंट हो, ना ही फाइनाइट वैल्यू दे, तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, मैं कह दूं बहुत से कंपटीशन में आपको काम देगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और कुछ थ्योरम्स थे, जैसे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एक सीक्वेंस ये होता है, मतलब एक थ्योरम ये होता है कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जब कन्वर्जेंट होगा तो इस तरह आप देखिए, एग्जांपल है 1/n, 1, 1/2, 1/3, 0, तो इस तरह के सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे लोअर बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो मतलब बाउंडेड तो है ना। ये सीक्वेंस 1/n जो है ये किससे बाउंडेड है, ये 0 और 1 से बाउंडेड है। जब जो कोई सीक्वेंस किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव होगा, वो हमेशा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और डाइवर्जेंट तो आप देख ही रहे हैं।
अगला एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस भी आपको इसी सिलेबस में पढ़ना होता है। वो मोनोटोनिक सीक्वेंस आप समझ सकते हैं, फोर्थ वैरायटी है जिसका नाम ऐसे में लिखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस आप ऐसे समझिए बेसिक्स में कि जैसे कोई सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, लास्ट में 0 था, मतलब ये सीक्वेंस हमारा 1/n है, an। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक सीक्वेंस देखिए दो प्रकार से होता है, एक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब एक सरल से आप ऐसे समझिए कि जो an टर्म हो वो क्या होगा, an टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि an जो होगा वो ग्रेटर देन होता है an+1 से। इंक्रीजिंग मतलब पहला टर्म अगले वाले टर्म से हमेशा बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग मतलब an टर्म लेसर इक्वल टू an+1। अब देखिए इन दोनों में ये कौन सा है, मैं आप खुद बता सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन है या लेस देन है, इक्वल है किससे, 1/2 से, आप खुद बताइए। तो आप कहेंगे ग्रेटर देन है क्योंकि 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, मतलब an मतलब अगर a1 टर्म देखें, ये a1 टर्म हो गया 1 और ये टर्म हो गया a2, a1 इनका नाम दे दें a1 a2 एंड सो ऑन। तो a1 टर्म a2 से बड़ा है, a2 टर्म a3 से बड़ा है, a3 टर्म a4 से, तो इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सॉरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक जब डिक्रीजिंग होगा तो घटता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीजिंग होगा, जैसे n ले लें, n में अगर देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन, तो 1 से बड़ा कौन है, 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या उल्टा बोलते हैं मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो डिक्रीज ना करे, मतलब इंक्रीज करे। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है जो क्या करे, डिक्रीज करे। नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप ये दो डिफिनेशंस याद रखिएगा कि an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1, देख रहे हैं हम घटता चला जा रहा है सीक्वेंस अगले वाले टर्म से, तो डिक्रीजिंग, और ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका एक मेथड भी है, जैसे कोई फंक्शंस दे दिए आपको और चेक करना हो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल के वो पॉइंट निकाल लेते हैं, उस पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल करके हम बताते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ऐसा जब प्रॉब्लम आएगा मैं आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा। यहाँ तक तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहूँगा वो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनके फ्रेंड भी जान सके कि उनके टीचर्स लोग इस तरह के कंटेंट डाल रहे हैं जो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं उनके फ्यूचर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ।